अस्सलाम वालेकुम। सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाज़िर हूँ आपके पास और काफ़ी दिन हो गए मैं सवालों का जवाब नहीं दे सका। तो पहला क्वेश्चन है, पहला कमेंट है, नॉट क्वेश्चन, कि हबको बेस्ट है, ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली, क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने कमेंट किया है कि बाबर करीम साहब हैं, शायद मैं जो समझा हूँ शायद गलत भी समझ सकता हूँ, लेकिन जो मैं जो समझा हूँ, हबको बेस्ट 185 सितंबर 2025, लास्ट डन डेट 25 सितंबर 2025। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैं समझाऊं कि हब पावर 185 का हो जाएगा सितंबर 2025 तक। तो देखिए ये इनका एक कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो किस बेस पे कह रहे हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ चीज़ ऐसी हो, उनकी कुछ स्टडी ऐसी हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल एक मामला है और इन चीज़ों से मैं लोगों को दूर रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है, आप उसमें बाय कर लें, लेकिन वो कब परफॉर्म करेगी नोबडी नोज। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी मेरी जो लॉन्ग टर्म वाले जो चैनल के ऊपर, आप जाके वो वीडियो देखें, सुबह 7 बजे जो मैंने रिलीज़ की है उसको आप देखें। वहाँ पर अच्छे स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं जिनका ट्रेंड डाउनवर्ड है, क्लियर, आज से नहीं 5-6 महीने से वो क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक नीचे आ रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। बारी आ जाएगी उनकी भी, आज 6 महीने नीचे हैं, 6 महीने ऊपर, 6 महीने के बाद हो सकता है कि स्टोरी चेंज हो जाए, लेकिन कब चेंज होगी ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि यार हम किसी ऐसे स्टॉक में ना फंस जाएं जिसकी बारी बहुत लेट आए या बहुत देर में आए। हम जब अगर मार्केट परफॉर्म कर रही हो, घोड़े भाग रहे हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो सवारी है, हमारी जो सवारी वाला घोड़ा है वो भी भाग रहा हो, ये ना हो कि वो बेचारा बीमार पीछे बैठा हुआ हो। तो ये हमारा सारे का सारा जो फोकस होता है वो यही होता है। अगला है जी क्वेश्चन, सर मोबाइल में किस तरह ग्राफ लगाते हैं और कौन सा वेबसाइट। देखें चार्टिंग अगर आपने देखनी है ना, चार्ट देखने हैं, फिर आपको लैपटॉप या ये डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर आपको देखने पड़ेंगे, मोबाइल की कोई गुंजाइश नहीं है। मोबाइल में अगर आप एक्सपर्ट हैं ग्राफ देखने के, तो फिर जस्ट आप जाकर कुछ जैसे अब आपके पास कहीं आप मोबाइल यानी बाहर हैं तो फिर आप मोबाइल यूज़ कर लें, लेकिन चार्टिंग के लिए कंप्यूटर का होना, बड़ी स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप चार्टिंग सीख नहीं सकेंगे। हाँ, सीख जाएं एक दफ़ा, फिर मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि यार किसी स्टॉक की पोजीशन क्या चल रही है इस वक्त, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, इवन मैं भी, मुझे मेरा नहीं ख्याल कहता मैं इतने अच्छे लेवल पे हूँ चार्टिंग को देखने के हवाले से, तो मुझे भी मोबाइल पे मुझे प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे हम देख कह रहे हैं जी, काइंडली डे ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बना दें। डे ट्रेड के हवाले से मेरी कोई समझ लें स्टडी नहीं है, और डे ट्रेडिंग को मैं वैसे ही थोड़ा सा वो करता हूँ, पसंद नहीं करता, और मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं डे ट्रेड कर सकूं, और मैं मतलब इसको पसंद नहीं करता, समझ नहीं पाता मेरी। तो डे ट्रेड के लिए एक पूरी एक साइकोलॉजी अलग है, पूरा एक सिस्टम ही अलग है। लेकिन फिर भी अगर आप डे ट्रेड करना चाहते हैं और स्टॉक सिलेक्शन, तो वो मेरा जो कैटेगरीज वाला जो मेरा है सेक्शन, उसको आप देखें, जो मेरी कैटेगरीज की जो रिपोर्ट होती है, ए और A+ वाले जो स्टॉक्स हैं वो डे ट्रेड में भी वही काम करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूर रहने के लिए कहता हूँ लोगों को, आप डे ट्रेड के चक्रों में ना पड़ें, स्विंग ट्रेड करें आप। ये मेरी अपनी सोच है, गलत भी हो सकती है। अगर आपको सूट करता है कि आप डे ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर अलग से इसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कैसे आपने डे ट्रेड करनी है, तो वो आप थोड़ा देख लें। आप मेरी वीडियो से हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा गाइडेंस ना मिले इस हवाले से। अच्छा जी, ये एक हैं ये सफ़रनामा, एक ही बात देख देख कर सुन सुन कर थक गए हैं, टीकेटी भाई कुछ और भी बता दो। देखिए, मैंने अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाना हो ना, तो फिर मुझे नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं चलाना भाई, मैंने आप लोगों को गाइड करना है सही तरीके से। अगर एक
स्ट्रेटजी अभी लोगों, मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको बताया था मेरे 5,500 सब्सक्राइबर्स हैं, सिर्फ 3500 व्यूज़ हैं मेरी टीकेटी वाली स्ट्रेटजी के ऊपर, 3500। तो मुझे आप बताएं कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी टीकेटी वाली वीडियोस नहीं देखी हुई, तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं टीकेटी से आगे कैसे जाऊं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको टीकेटी से फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो डिस्कस करें। टीकेटी से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप टीकेटी तक रहें, फिर आगे जाने की ज़रूरत क्या है। जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, स्टॉक में जो ट्रेड करते हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ये भी होता है कि वो हर वक्त सीखने के मरहले में रहते हैं, हर वक्त। इंटर्नशिप मतलब जिसको मैं बोलता हूँ, इंटर्नशिप तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब इंटर्नशिप तो चले एक प्रैक्टिकल होता है, उससे पहले वाला जो एक मरहला होता है सीखने वाला, हर वक्त आप सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते, तो उसको प्रैक्टिकल में कब लेकर आएंगे आप? ठीक है, तो हर वक्त सीखना भी ठीक नहीं है भाई। आप सीखें, कुछ उसको अप्लाई करें, अप्लाई करके उसको आप उसको एक्सेप्ट करें ये सही है या गलत है। अगर सही है तो वो पॉलिसी चलती रहेगी, फिर आप अलग से थोड़ा सा टाइम सीखने के लिए लगाएंगे और उसी पॉलिसी को थोड़ा थोड़ा बेहतर करते चले जाएंगे। हर वक्त एक नया इंडिकेटर सीखना है, नई पॉलिसी सीखनी है, फिर वो लगानी है, फिर उसको 1 महीना यूज़ करनी है, 6-15 दिन यूज़ करना है, फिर कुछ और सीखना है, फिर वो लगाना है, उससे इंस्पायर हो जाना है। ऐसा स्टॉक एक्सचेंज में आपके लिए बेहतर, किसी और फील्ड में तो हो सकता है बेहतर हो, लेकिन ट्रेडिंग में आपके लिए बेहतर नहीं होगा। आपको एक स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टर होना पड़ेगा। आपको ये पसंद नहीं है, कुछ और सीख लें, उसमें मास्टर हो जाएं, उसमें कई साल लगाने पड़ेंगे आपको, तब जाकर आप उसमें मास्टर होंगे। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सबसे पहले इसी के अंदर मैं ट्विस्ट लाता रहता हूं, टीकेटी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं ट्विस्ट लाता रहता हूं। अगर आप नोट करना शुरू करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की, इसलिए कि मेरी वीडियोस ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती, इतनी टेक्निकल हो जाती हैं। क्योंकि मैं सीख चुका होता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं ठीक तरीके से समझा रहा हूं और लोग समझ भी रहे होंगे, लेकिन जो सामने ऑडियंस होती है उसका लेवल मुझे नहीं पता होता कि वो किस लेवल पे खड़ी है। तो मेरे लिए आगे चलना बहुत मुश्किल है। जितनी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर चुका हूँ उसमें भी मुझे लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स हो जाती हैं, लोग इतना टेक्निकल बर्दाश्त नहीं कर पाते और लोग वीडियोस को स्किप कर देते हैं। तो भाई जो कुछ भी मैं, मतलब आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जितना मुझे सीखना पड़ेगा मैं उतना भी सीखूंगा, और जितना मुझे सिखाना पड़ेगा मैं सिखाऊंगा भी। लेकिन सारी चीज़ें जितनी मुझे आती हैं मैं सारी पब्लिक नहीं कर सकता, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। और जब आप कॉम्प्लिकेशन में पड़े ही ना, सिंपल रखें अपने आप को, जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा कम्प्लेक्स करनी पड़ती है चीज़ों को, हर सवाल को कवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा कम्प्लेक्स करनी पड़ती है स्ट्रैटेजी। अदरवाइज अगर आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो और चीज़ों को आप सोचते ना हो और एंड रिजल्ट की तरफ देखते हो तो फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है सर कि सर मैं मार्केट में न्यू हूँ, एक बात गाइड कर दें मुझे कि जब मार्केट बेरिश हो जाएगी तब भी टीकेटी से हम बाइंग करते रहेंगे। एक्चुअली मैं शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहता, प्लीज़ गाइड। बिल्कुल जी, मार्केट जब बेरिश हो जाएगी तो आपको स्टॉक आएंगे नहीं। जैसे जैसे आज मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं, मेरे पास 11-12 स्टॉक्स थे, कल 3 रह गए मेरे पास, और बाकी आवरली चार्ट में चलेंगे उनकी आज पहला सेशन क्लोज हो गया, किसी में भी बाइंग नहीं हुई। ठीक है, और 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास अभी फिलहाल, और एक आध उसमें से शायद वो भी सेल हो गया, पता नहीं, अभी मैंने चेक नहीं किया। तो आपकी जब टीकेटी में आप जब यूज़ कर रहे होंगे ना, तो जब आपकी बारी नहीं आएगी तो फिर आपको साइलेंट बिठा देगा 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक मंदी रहेगी आपको इंटर ही नहीं करवाएगा। ये टीकेटी अभी जब ये कुछ अर्सा गुजर जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा ये टीकेटी जो है ये आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अभी आपको जितना पीरियड गुजर चुका है ना, इसमें आपको अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आपको अंदाज़ा हो रहा है। मैंने बहुत बुरे बुरे हालात देखे हैं स्टॉक मार्केट में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बुरे हालात देखें। क्यों देखने की ज़रूरत है? देखिए, मैं एक ऐसे रोड से गुजर आया हूं जो एक बहुत भयानक है, और बड़ी मुश्किल से जान बचा के अगर मैं आ गया हूं आपके पास तो मेरी बात, मैं आपको वहां से तस्वीरें भी ले आया हूं, वीडियोस भी ले आया हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्लूक मार रहा हूं, वीडियोस भी दिखा रहा हूं वहां की, और मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं आपको, अपने जख्म भी दिखा रहा हूं जो जो मुझे वहां पर आए।
फिर भी अगर आप यकीन नहीं करना चाहते और उस रोड के ऊपर जाना चाहते हैं, ये फिर आपकी मर्जी है। लेकिन एक बंदा पूरे फुल सबूत के साथ आपको कह रहा है कि भाई ये इस रोड के ऊपर आपको जख्मी हो सकते हैं, जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है, आपको बता रहे हैं फुल प्रूफ के साथ, लेकिन आप नहीं मान रहे, ये फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जो टीकेटी में अगर आप सेलिंग नहीं, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहते, सिर्फ बाइंग में रहना चाहते हैं, आपकी हेल्प करेगी और आपकी बेहतरीन हेल्प करेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप एक मौका आएगा जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, मैं बोलूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई ये वक्त है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, ये वक्त मोमेंटम ट्रेडिंग का नहीं है। मैं अपनी तमाम बातों से मतलब मैं यू टर्न ले लूंगा और आपको बताऊंगा भाई आप मोमेंटम ट्रेडिंग रोक दो भाई आप, क्योंकि स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं, अब नहीं करना। अब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अपने शेयर्स इकट्ठे करें, स्टॉक इकट्ठे करें, वो मैं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है सर कि सर चार्ट सीन करता हूं सर, डिविडेंड स्टॉक में जब वो एक्स हो जाता है तो एक्स होने के बाद वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता और मंदी में चला जाता है, उस वक्त क्या करना चाहिए, प्लीज आंसर। देखिए सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि आपने कोई भी स्टॉक लिया जो डिविडेंड के बाद वो उसने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जो कि अक्सर करते हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था? शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो फिर तो सारे सवालों के जवाब वो आपको टीकेटी में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तब भी आपको जवाब मिल जाएगा। मेरी जो लॉन्ग टर्म वाली मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसको आप देखें। अगर आपने वो देखी तो मुझे इसी कमेंट्स, जो आप सज्जाद सईद साहब हैं, आप इसी कमेंट के नीचे मुझे कमेंट करेंगे कि मैंने वो टीकेटी वाली नहीं देखी वीडियोस, ना शॉर्ट टर्म वाली देखी है ना मैंने लॉन्ग टर्म वाली देखी है। तो दोनों वीडियोस जब आप देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म वाले के लिए भी स्ट्रेटेजी है, वही स्ट्रेटेजी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो जाहिर बात है 50, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा चलें कि 50% आपने प्रॉफिट रखना है। तो प्रॉफिट 50% अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर बेचना क्यों, पड़ा रहेगा। और आपने जब दोबारा बाय करना है वो स्ट्रेटेजी के थ्रू बाय करना है कि जब भी वो स्ट्रेटेजी आपको बोलेगी आपने एवरेज करना है। तो बड़ा आसान सा काम है। और दूसरी मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने जो चीज़ अपनी स्ट्रेटेजीज के थ्रू चीज़ें मैंने क्लियर की हैं और क्लियर करता चला जा रहा हूं, वो है फोमो। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो फोमो की वजह से होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि यार आपका स्टॉक आप स्टॉप लॉस पे सेल कर देते हैं, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर आप पकड़ लेते हैं उसको कि यार ये ना हो कि यहां से मार्केट ऊपर चली जाए और मैं रह जाऊं। ये फोमो होता है। फोमो का मतलब होता है कि यार दूसरे लोग कमा लेंगे, मैं नहीं कमा पाऊंगा। सबसे बड़ा जो लॉस का रीजन है वो फोमो है। एक बंदा मेरे पास आता है, फर्ज कर लें, कहता है यार मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं उसको बोलता हूं कि यार अभी आप रुक जाओ, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करो, मेरी स्ट्रेटेजी कह रही है कि अभी आप रुक जाओ। हालांकि मुझे पता है कि यार ये आज की जो मार्केट है, फर्ज कर लें 1 लाख रुपए पे इंडेक्स है या कोई स्टॉक है 100 रुपए का, वो 150 भी हो सकता है यहां से, लेकिन मैं इस बंदे को रोक रहा हूं। ये फोमो होता है कि यार ये ना हो ये स्टॉक 100 का 150 हो जाए। ये फोमो होता है। वो मेरी बात नहीं मानेगा, वो 50 लाख रुपए की आज इन्वेस्ट कर देगा। और जब मार्केट नीचे जाएगी, अगर मैंने उसको नोट किया है उसका अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़, मैं उसको जब कॉल करूंगा कि सर आप बाय कर लें, वो कहेगा यार मैं तो यार बहुत पहले बाय कर चुका हूँ, अब क्या करूँ। तो ये जो फोमो है ना, फोमो का जो इशू है सबसे बड़ा, ये मैंने अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर मसले को इसको केटर कर दिया। अब आपको फोमो होने की जरूरत, मतलब आप फोमो वाली सिचुएशन में ना जाएं, अपने जहन को इस चीज से निकाल दें कि यार आप जब मार्केट परफॉर्म करेगी तो आप उसमें नहीं होंगे। हाँ, कुछ अरसे के लिए शायद ना हो, लेकिन जब आपका टाइम आएगा वो आपको लेके चलेगी, साथ आपको लेने आएगी। आपकी बस मिस नहीं होगी, आपकी ट्रेन मिस नहीं होगी भाई, वो आगे से यू टर्न करके आएगी, आपको लेके जाएगी। उसने ऊपर जाना होगा तो आपको लेकर जाएगी, आप घबराने वाली जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। अगला है जी कि सर किसी को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है तो उसको स्टॉक मार्केट ही रिकवर कर देगी ना कि दूसरी मनी मार्केट किसी का पैसा। हाँ, ये जो मेरा कमेंट है, ये मुझे लगता है कि उस वीडियो के उसमें आया था कि मैंने जहाँ पर कहा था कि यार लोगों, जब आपका पैसा कहीं पे घूमता है ना, जहाँ पे आपका पैसा जाता है वहीं पर आप लोग ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पर आपका पैसा गिरता है वो बहुत आगे जा चुका होता है, आप वहीं ढूंढ रहे होते हो। हालांकि मिसाल ये है कि जहां पर पैसा गिरता है वहीं पर आप ढूंढें, वहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये असल जेन्युइन मिसाल है।
लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग सट्टा करके और गलत एक्टिविटीज करके अपना लॉस करते हैं। अब दोबारा वही एक्टिविटीज जारी रखते हैं और कहते हैं कि यार मैंने इसी तरीके पर रहकर मैंने लॉस किया था, इसी तरीके पर रह के मैं अपना प्रॉफिट बनाऊंगा, ये रिकवर मैं यहीं से करूंगा, इसी तरह ही करूंगा। तो मैं यही बोलता हूं लोगों को, भाई जिस मेथड को यूज करते हुए आपने लॉस किया है, उस मेथड को यूज करते हुए प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। बहुत कम लोग तुक्का लगता है उनका, बहुत कम लोगों का तुक्का लगता है कि जिस मेथड को यूज करते हुए उन्होंने नुकसान किया हुआ उसी मेथड को यूज करते हुए प्रॉफिट भी बना लें। बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा मेथड, आपको मनी मार्केट चेंज नहीं करना, आपको मार्केट यही रखनी है, स्टॉक मार्केट में रहना है, आपने सिर्फ अपना मेथड चेंज करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने अपने मेथड को सही करना है। जैसे एक बैट्समैन है, फर्ज कर लें, वो कट मार के आउट होता है हमेशा, ठीक है? तो उसमें ये नहीं है कि वो क्रिकेट छोड़ देगा और हॉकी शुरू कर देगा या फुटबॉल शुरू कर देगा, नहीं, वो क्रिकेट ही खेलता रहेगा। बट जहां पर वो हमेशा वो कट मार के जब आउट हो रहा है, तो या तो वो उसको अपने उस कट को मारने का जो तरीकाकार है वो फॉर्म ठीक करनी है, या फिर उसने कट मारना छोड़ देना है। बात समझ रहे हैं? अगर सेम मेथड रखेगा तो हमेशा फेल होगा। या तो अपनी फॉर्म ठीक करेगा, अपना एक्शन ठीक करेगा, ठीक है, अपना स्टाइल, अपनी जो उसका जो स्टेप्स हैं उसको ठीक करेगा, जो भी है टेक्निकल। आप लोग क्रिकेट को तो आप हर बंदा ही समझता है मुझसे ज्यादा, तो उसको ठीक करेगा, या फिर वो उस कट वाली बॉल पे जाना छोड़ देगा, तब जाके बचत होगी ना उसकी। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है, अगर आप गलत शॉट मार रहे हैं तो वो शॉट आपको या तो सही करनी पड़ेगी या वो शॉट मारना बंद करनी पड़ेगी, तब आप कामयाब होंगे। ये मैं कहना चाह रहा था कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस हुआ है तो उन्हीं एक्टिविटीज को रिपीट नहीं करना, उनको छोड़ना है, उनको भूलना है। और वही फोमो, हम फोमो में रहते हैं हर वक्त कि नहीं यार मैंने जिस तरीके पर रह के लॉस किया ना उसी तरीके पर रह के मैं प्रॉफिट बना सकूंगा। नहीं बना सकते। लोगों की जायदादें बिक गई भाई, लोग पागल हो गए। मैं बहुत ज्यादा इस मसले पे बोल सकता हूं, बड़ा सख्त बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता, आप लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जी कि ये वो बताया, ये मंजूर साहब हैं जी, इनका कोई क्वेश्चन का जवाब ना दो ना तो ये बड़ा माइंड करते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। तो देखें, मैं अगर नाम लेकर आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता ना तो कहीं ना कहीं उसको मैं कवर कर रहा होता हूँ। अब एक ही किस्म के जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो उसको मैं किसी एक का कमेंट उठाता हूँ और उसका मैं जवाब देता हूँ, ताकि सारों को जवाब मिल जाए उसका। सारों के कमेंट्स तो अब एक जैसे कमेंट्स को तो मैं जवाब नहीं दे सकता ना। तो खैर, बुजुर्ग हैं हमारे बड़े अच्छे, और जो बुजुर्ग लोग अगर मैं कहता हूँ वो लर्निंग के अंदर मतलब इन्वॉल्व है ना, तो वो हमारे लिए समझ लें कि वो एक रोशन मिसाल है। तो अगर एक बुजुर्ग बंदा अगर सीख सकता है, तो अगर आपकी उम्र 25, 50, 25, 30, 35 साल है और आप नहीं सीखना चाह रहे, तो फिर हद है जी। ठीक है, तो ये मंजूर साहब हैं जी हमारे, और बड़ा सीखते हैं इस चीज़ को और बड़ा डिस्कस करते हैं, बड़ा डीपली चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा है जी कि ये A+ कैटेगरी, कुछ कहा है कि प्लीज गाइड वी आर मे ऑन द स्टॉक इन A+ कैटेगरी ओनली दोज विच फुलफिल्स टिकट क्राइटेरिया व्हेन वी चेंज फ्रॉम डेली टाइम टू आवरली चार्ट। ये डेली और आवरली का क्या चक्कर है आजकल, ये बड़ा मसला है, लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और अगला क्वेश्चन भी जो सादी साहब हैं, इन्होंने कहा है जैसा टिकटी वाले वीडियो देख ली, पर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आवरली या डेली बेस पर परचेजिंग का क्या डिफरेंस है। मैं चार्ट पे जाके इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मसले का हल तो करना है। अब देखें, अब यूबीएल है। यूबीएल को आप डेली चार्ट पे आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे कि डेली चार्ट के ऊपर 45 से, अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखें अब ये 45 की मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज है, और ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। बहुत फर्क है ना, और स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में नजर आ रहा है। 3-4 दिन के गिरने से मार्केट का ट्रेंड नहीं, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड नहीं चेंज होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। यूबीएल अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड ट्रेंड पे है, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है। या उसको बोलते हैं जो क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे बता दें कि इसको हम क्या बोलते हैं।
ठीक है, तो यार एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, एक अपवर्ड ट्रेंड होता है, और एक होता है, ऐसा मेरा माइंड जो है ना माउफ हो गया कि बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। तो खैर, तो अभी ये अपवर्ड ट्रेंड में है जी, इसको मैं डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कहूँगा, और तो अब वो मेरे जहन में चीज़ फंस गई जिसकी वजह से सारी जो है ना वीडियो ख़राब हो गई। खैर बात, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा किसी वजह से यहाँ पर हमारी बाइंग चल रही थी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हमारी पोजीशन होगी 0। अब एक फोमो, वही फोमो वाला वर्ड आ गया जहन में दोबारा। अब फोमो होता है यार कि यार ये अब मैंने स्टॉक तो मैंने बेच दी है, अब ये ऊपर ना निकल जाए कहीं। तो उस फोमो को कवर करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, जिसमें मैंने पैरामिडिंग शामिल है, वो मैंने एक इंट्रोड्यूस करवाई। मैंने कहा ना कि आप टीकेटी बोलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, आप उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो वो टीकेटी का हिस्सा ही बनेगी भाई, ठीक है। अब जैसे मैंने पैरामिडिंग को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी आपको फोमो से बचाता है आपको। इसके अलावा फिर आवरली मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी है। आवरली के बाद तो कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि आपको डर, खौफ या दिल में ऐसी कोई चीज़ रह जाए कि आप मिस कर लेंगे किसी चीज़ को, नहीं मिस कर सकते। अब देखें डेली चार्ट पे आप चले गए, वो तो तेजी में जा रहा है। तेजी में क्यों जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। तेजी में क्यों जा रहा है कि 45 की मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है, और आरएसआई भी अभी की आरएसआई 63 चल रही है, तो सब तेज है, सब चीजें तेज हैं। तो भाई अब दोबारा एंट्री कैसे लेंगे, तो उस एंट्री को लेने का तरीका है कि आवरली चार्ट में चले जाएंगे। आवरली चार्ट का मतलब ये होता है कि हर कैंडल, डेली चार्ट में एक कैंडल बनती है, एक दिन की एक कैंडल बनती है, और आवरली चार्ट में हर घंटे की एक कैंडल बनेगी। अब देखें डेली चार्ट में 63 की आरएसआई है, आवरली चार्ट पे 38 की आरएसआई है। डेली आवरली चार्ट में यूबीएल 45 की मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही है, लेकिन 45 की मूविंग एवरेज से नीचे है। तो अब यहां पर हमारे चांसेस बन रहे हैं टीकेटी में एंटर होने का। वही रूल वही है कि ये 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, आरएसआई 60 क्रॉस करेगा, तो आप आवरली चार्ट में इसको आप बाय कर लेंगे विद 4% स्टॉप लॉस। इसमें 6% स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 3 से 4% का स्टॉप लॉस रखेंगे इसके अंदर आप। और जब ये बढ़ जाएगा और फिर थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर आप बेशक 6% स्टॉप लॉस इसका कर दें, लेकिन इसको एक दफा परफॉर्म करने दें। परफॉर्म नहीं करेगा तो 4% पे बिक जाएगा दोबारा, और आवरली चार्ट पे दोबारा अगर जब आपकी टीकेटी में एंट्री बनेगी तब आप लेंगे। आवरली चार्ट से नीचे नहीं जाना आपने। बहुत ज्यादा आपको मसला है तो उसके बाद आवरली चार्ट के बाद 15 मिनट का चार्ट आप इस्तेमाल करें, लेकिन स्टॉक के लिए फिलहाल आप आवरली चार्ट ही यूज करेंगे। जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड में ये फार्मूला नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि हर जानवर को एक ही छड़ी से आप नहीं हाँकेंगे, हर जानवर के लिए छड़ियां डिफरेंट बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आप स्टॉक के लिए कोई अगर स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही सेम स्ट्रेटजी, सेम इंग्रेडिएंट्स के थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज करने पड़ते हैं। सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप गोल्ड ट्रेड नहीं करेंगे, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप जो क्रिप्टो है वो चेंज नहीं करेंगे, वो उसको ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि मैंने गोल्ड को क्रैक करने के लिए मुझे कई महीने लग गए कि यार मैं गोल्ड को किसी तरह ऐसा क्रैक करूं कि मैं लोगों को बता सकूं कि यार इस तरह ट्रेड करो। वैसे तो बड़ा अच्छा तरीके, बहुत सारे तरीके कार हैं, लेकिन वो हमें अपने लिए होते हैं और उसको बड़ा कम्प्लेक्स होता है तरीका। लेकिन सिंपल तरीका जो है ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसको क्रैक करना। तो ये जी सिंपल, डेली से आप आवरली में आते हैं, और डेली से आवरली में आने के लिए डेली में तेजी होना जरूरी है। डेली में आप ट्रेड करें, वहां पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं, उसके बाद फिर आपने आवरली में आके ट्रेड करना है। ये ना हो कि डेली में अभी तेजी स्टार्ट नहीं हो और आप आवरली में शुरू हो गए हो, ऐसा नहीं करना, इतनी जल्दी नहीं करनी। वो भी हो सकता है कि अभी डेली में तेजी नहीं हुई, आवरली में आप चले जाएं तो आप जल्दी एंट्री हो जाएगी। डेली में से पहले एंट्री, अगर आपको ज्यादा डर खौफ है ना, वही फोमो की है। अगर आपको ये फोमो है कि यार डेली बहुत लेट इंटर करवा रहा है आपको, फिर आवरली आप चार्ट इस्तेमाल कर लें, जल्दी इंटर करवा देगा, लेकिन जल्दी स्टॉप लॉसेस, ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ज्यादा परेशान होंगे आप। तो करके देख लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आपके कोशिश की है मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दे सकूं, और अगर फिर भी कुछ रह गए हों क्वेश्चंस, मैं देखता रहता हूं, कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं अगली वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें,
क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं भी कहीं वीक हूँ तो मैं उसको कवर कर सकूँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको गाइडेंस मिल सके, यही एक मकसद है जी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।